हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हांडा सर क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर संजीव कांत हांडा और आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और किस तरह से उसमें डिनोमिनेटर को देखा जाता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, सेम नहीं है तो क्या करना है। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर से ही रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो रहेगा हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है, किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम, एचसीएफ, रैशनल नंबर का एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ दूसरे नंबर्स का भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालने की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बने रहे मेरे यूट्यूब क्लास के साथ, हांडा सर क्लासेस के साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पिछला वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर क्या था? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हम कंसीडर नहीं करते हैं। वो हम अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम रैशनल नंबर को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर हम घटते क्रम में हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मान लीजिए किस तरह से हमने लिखना है। पहले हम एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं। सिंपल सा नंबर मीन्स लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 3 0 2 9 7, ये मेरे पास कुछ एक नंबर्स है, ये मेरे पास कुछ एक नंबर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कंपैरिजन करना है, या फिर मैं आपसे कहूं कि इसको आपने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है, तो आप कैसे इसे लिखोगे? तो सबसे पहले अगर मैं इसे कहूं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम मीन्स सबसे छोटे से शुरू करना है और बढ़ते हुए जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास किस तरह से रहेगा? 0 1 2 3 7 एंड 9, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। इसी के साथ ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास रहेगा 9 7 3 2 1 0, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। सिंपल सा था। ये तो थे इंटीजर्स। ये कैसे नंबर्स है? इंटीजर्स है। अगर कंपैरिजन की बात करें, अगर हम इंटीजर्स की, अगर मैं आपसे कहूं 8 और 9 में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि 9 बड़ा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नंबर लाइन में जब भी आप कोई भी नंबर लाइन बनाएंगे तो हमेशा से इस पॉइंट को याद रखना है कि जो भी नंबर पेयर ऑफ नंबर्स होगा या ग्रुप ऑफ नंबर होगा, जो भी नंबर उसमें सबसे बड़ा होगा वो हमेशा आपके राइट साइड में रहेगा। राइट साइड मीन्स ये मेरा राइट साइड है तो राइट साइड में रहेगा नंबर लाइन में। ये हमेशा ध्यान देना, चाहे वो नेगेटिव साइड में भी क्यों ना हो। एज कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं -1 एंड -2 में से जो हमारा बड़ा नंबर होगा, लार्ज नंबर होगा, वो कौन होगा? वो हमारा -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 जो है -2 से बड़ा है। और नंबर लाइन में अगर आप देखें, नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ पे 0 है, देन दिस इज -1, दिस इज -2। तो मैंने कहा था कि जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। दैट इज -1 जो है वो आपका -2 के राइट साइड में है। आप नंबर लाइन में भी इसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्लास में 6th क्लास 7th क्लास में इसके बेस पे क्वेश्चंस भी है, तो आपने ये ध्यान से देखना भी है। बट हमारा आज का टॉपिक तो रैशनल नंबर पे, ये तो सिर्फ हमारे रिवाइंड के लिए। अब रैशनल नंबर की तरफ आते हैं। इसमें तो हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कंपैरिजन हम कर चुके हैं, और ये बात तो हमें मालूम है
या ये बात मालूम ना भी है तो ये बात ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही रहेगा। कंपैरिजन अगर करें, अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो बड़ा रहेगा और नेगेटिव नंबर है तो वो छोटा रहेगा। तो आज का हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3/5 है, मेरे पास 2/7 है, या मेरे पास 1/2 है, ये मेरे पास नंबर्स है, मैंने सिर्फ 3 नंबर्स लिए हुए हैं। कितने नंबर्स लिए मैंने? 3 नंबर्स लिए हैं। अब आपसे मैं कहूँ, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी कई बार आते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक तरह से, फ्रैक्शन क्या बोला है? इट इज अ पार्ट ऑफ द होल, होल का जो हम पार्ट निकालते हैं वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किस तरह से इसको लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। क्या हमने करना है इसमें, क्या टेक्निक इसमें, क्या मेथड इसमें लगना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी, इसमें भी तरीके हैं, जब भी, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर आर सेम, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहां पे ध्यान देना, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एक टॉपिक, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। दूसरा जो टॉपिक बनता है, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम। और तीसरा, नाइदर न्यूमरेटर एंड नाइदर डिनोमिनेटर सेम, नाइदर न्यूमरेटर नॉर डिनोमिनेटर आर सेम, ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा? ये तीनों टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन, रैशनल नंबर यानी कि जो फ्रैक्शन है उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, फर्स्ट पॉइंट इज अवर डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर हमारे पास डिफरेंट हो, इस चीज को ध्यान से देखना है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम का मतलब, फॉर एग्जांपल, टेकिंग द एग्जांपल, या एग्जांपल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपने किसको कंपेयर करना है? कंपेयर द न्यूमरेटर, कंपेयर द न्यूमरेटर। तो कंपेयर करिए किसको? न्यूमरेटर को कंपेयर करिए। जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो हमेशा कंपेयर किसको करना है? न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। आइए देखते हैं किस तरह से। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। मैंने लिख दिया 3/5, मैंने लिख दिया 7/5, मैंने लिख दिया 1/5, या मैंने लिख दिया 4/5। ये मेरे पास नंबर्स है। अब इसमें मैंने कहा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या क्या स्टेप याद रखिए। फर्स्ट स्टेप मैंने कहा कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने किसको कंपेयर करना है? तो न्यूमरेटर को जब हम कंपेयर करेंगे, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 3, 4, 7, मैंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपेयर द न्यूमरेटर। और अगर यहाँ पे न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैंने इसे फर्स्ट, मैंने इसको किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े, यानी कि बढ़ते क्रम में अगर मैंने इसको लिखना हो तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करिए? न्यूमरेटर को कंपेयर करिए। न्यूमरेटर में कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन सा नंबर है छोटा? 1 सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, पूरा का पूरा जो 1/5 है, ये इन तीनों में सबसे छोटा है, यानी कि इनमें क्या है? सबसे छोटा है। तो मतलब क्या हुआ? जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को कंपेयर करिए और वहां देखिए कि न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन है या न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन है, और वहीं पे कंपेयर करते ही वहां पे आपने अकॉर्डिंग टू उसके ऑर्डर पे आपने लिखना है। तो यहां पे अगर आप देखें 1/5 दैट इज डिनोमिनेटर जो है चारों के
चारों का सेम है, बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा कौन बनेगा 1/5, तो सबसे छोटा बनेगा आपके पास यहाँ पे 1/5। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ कौन है 3, ये आएगा 3/5 एंड देन नेक्स्ट 4/5 एंड देन नेक्स्ट 7/5। तो ये जो पार्ट आपका बना 1/5, 3/5, 4/5, 7/5, ये क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। या कंपैरिजन अगर आपने करना हो तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच इज ग्रेटर, दैट इज लेट्स सपोज 1/5 और 3/5, इन दोनों में से कौन बड़ा है। कंपैरिजन में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है, डेली लाइफ प्रैक्टिस में अगर आप देखें, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सेब का, या हम एग्जांपल लेते हैं पिज्ज़ा का। पिज्ज़ा के मैंने 5 टुकड़े कर लिए, 5 मैंने बराबर स्लाइसिस कर दिए उसके, और 5 स्लाइसिस में से एक बच्चे ने 1 स्लाइस खाया 5 में से, और दूसरे बच्चे ने 5 में से 3 स्लाइसिस खा ली। तो इसमें क्या है कि बड़ा कौन है इसमें। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि बड़ा कौन है या किसने ज़्यादा स्लाइस खाया है। तो अगर आप कहें तो किसने ज़्यादा स्लाइस खाया है, इसने ज़्यादा स्लाइस खाया है, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5। कंपैरिजन में ये देखा जाएगा। मींस कंपैरिजन करना हो या आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखना हो तो रोल आपका यही रहेगा, पहला डिनोमिनेटर को चेक करिए, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन चेक द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे वहां पे कंपेयर कर सकते हो। तो ये फैक्ट इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव में हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या आपके टर्मिनल एग्जाम्स हो, उसमें वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। खासकर 6 to 8 में इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब आते हैं हम इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। अब करते हैं हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटे की तरफ हमने जाना है। बड़े से छोटे की तरफ अगर हमने जाना है तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आएगा 7/5, 4/5, 3/5 एंड 1/5। दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो ये पहला तरीका। कब है ये पहला तरीका, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने क्या करना है, स्टेप मैंने कहा आपको, कंपेयर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को चेक कर लीजिए। तो यहां पर भी सेम, कंपैरिजन में भी सेम फैक्ट हमने लगाना है कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करिए न्यूमरेटर को, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, बड़ा है, उसका वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस चीज को हमने देखना है। या फिर अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो, कंपैरिजन को, काफी डाउट्स भी होता है कि क्या ये सही है, वेरीफाई भी अगर आप करना चाहते हो, 1/5 मींस 1/5 है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/5 कैन बी रिटन एज 0.2, और यहाँ पे 3/6 की अगर आप बात करें, 3/5 3/5 है, सॉरी 3/5, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू जो आता है वो आता है 0.6, एंड 0.6 इज ग्रेटर देन 0.2, दैट्स वाई 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। अगर आप वेरीफाई करना चाहे आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, बशर्त है कि आपको डिवीजन आना चाहिए, और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको हम आगे अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम डेसिमल बनाएंगे और किस तरह से फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये तो था हमारा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट है हमारा व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। जब भी न्यूमरेटर सेम होगा तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल इज numerator are same, that is let's suppose 5/6, 5/9, 5/2, 5/3 या 5/7 मान लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, बट हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सेम रखना है, हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंट। व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, करना क्या है, करना वही है, मेथड क्या है, करना क्या है। अब पहले केस में हमने क्या किया, जब डिनोमिनेटर सेम था हमने कंपेयर किया न्यूमरेटर को,
और जब हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो हमने देखा कि जिस न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा है, यानी कि जो बड़ा वैल्यू के साथ है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जब भी न्यूमरेटर सेम है तो हम करेंगे यहाँ पे कंपेयर डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स को आप कंपेयर करिए। यहां पे हम क्या करेंगे, कंपेयर डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन अब डिनोमिनेटर को आप कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे, कंपेयर द डिनोमिनेटर। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखना है द लार्जर डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये चीज याद रखना, लार्जर द डिनोमिनेटर, लार्जर द डिनोमिनेटर क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लार्जर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन, स्मॉलर द फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन में क्या कर देता है, उसको छोटा कर देता है। यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जब आप कंपेयर करोगे डिनोमिनेटर को तो लार्जर द डिनोमिनेटर, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा। यहां पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे थोड़ा कन्वर्स हो गया। जबकि पिछले केस में क्या था, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे कहा कि कंपेयर द डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, 9, वेरी लार्ज, ये दिस इज लार्ज। और अगर मैं इसको, अगर मैं इन फ्रैक्शंस को अगर मैं पहले कहूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले फ्रैक्शंस देखिए, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/9 सबसे पहला वैल्यू। सेकंड वैल्यू कौन आ जाएगा फिर उसके बाद, 5/7। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/7। एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 5/6, 5/3 एंड देन 5/2। 5/2 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इसमें, 5/2 क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। और ये किस तरह का फ्रैक्शन है, और एक इस तरह का फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर है, ये भी आपका प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान देना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में भी। बट हमारा आज का मेन जो टॉपिक है वो यही है कि कंपैरिजन कैसे करना है हमने। तो यहीं से भी एक सवाल ये भी बन सकता है कि अगर आपके पास कंपेयर करना है किसको, लेट्स सपोज 5/9 एंड 5/7 को आपने कंपेयर करना है। इफ यू हैव टू कंपेयर 5/9 एंड 5/7 देन व्हाट वी हैव टू डू, सेम प्रैक्टिसेस हमने करना है, सेम कोशिश हमने करना है, सेम तरीका हमने अपनाना है। कंपेयर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 9, यहाँ पर है 7। तो मैंने क्या कहा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाएगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो 5/7 इज ग्रेटर देन 5/9। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप इसको डिवीजन करके भी वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे दोनों के दोनों जो है डिनोमिनेटर को अगर आप देखिए 7 एंड 9 है, तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे वो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। तो इस बात का भी आपने ध्यान देना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हायर क्लासेस में भी ये बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो कंपैरिजन का है तो हम यहाँ पे फोकस इसी पे करेंगे फिलहाल। तो कंपैरिजन में अगर आप देखें 5/9 इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर देन 5/9। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। तो ये तो हमारे पास थे दो पॉइंट्स, दो टॉपिक कौन कौन से थे। पहला, जब न्यूमरेटर बिल्कुल आपका सेम नहीं था, यानी कि फर्स्ट व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। सेकंड हमने किया व्हेन न्यूमरेटर आर सेम। अब हम जो थर्ड टॉपिक करेंगे, थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा वो ये रहेगा, ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे।
when neither denominator nor न्यूमरेटर आर सेम, ना ही डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5, 2/3, 1/6, ये 3 ले लेते हैं फिलहाल। अब क्या होगा, अब इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 1/6 1 छोटा दिख रहा है तो हमने इसको पहले लिख लिया, या 2 बाद में दिख रहा है तो 2 को बाद में लिख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जब भी हमारे पास ऐसा कंसेप्ट आ जाता है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना होगा। पर एलसीएम के साथ साथ हमें एक पॉइंट का भी यहाँ पे ध्यान देना है। जब भी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, पहला पॉइंट हमारा होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, पहला हमारा होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर का हमें एक तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट हम याद कर सकते हैं, एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने इसका फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे एलसीएम निकालने के बाद। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास 1/6 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं या फिर मैं डिवाइड करता हूं। अब मान लीजिए मैं यहां पे 2 को डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 के साथ, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी किससे करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड रिजल्ट विल बी 2/12। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या फिर हम इसको प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम इससे कह सकते हैं। तो 2/12, तो 1/6 जो है वो प्रोपोर्शनल है 2/12 के, या इक्विवेलेंट है ये, तो इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। नाउ अब जैसे हमारे पास ये स्टेप्स आए, हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5, 3 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारे पास 2 तरीके का निकलता है। एक तो होता है हमारे पास 2 तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एक तो होता है डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हम 2 तरह से निकालते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास है यहाँ पे 5, 3, 6, और जो मेथड हम यूज करते हैं, इस तरह का जो मेथड हम यूज करते हैं, तीनों नंबर्स को एक साथ लिखकर एलसीएम निकालना, ये मेथड डिवीजन मेथड कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 से करेंगे, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट 5, 3 एंड 2, तो 5, 3 is 15, 2 is 30, 30 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम है। तो हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, सॉरी हमारे पास क्या आ गया पॉइंट, 30 हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम इज 30, एलसीएम इज 30। तो ये 30 एलसीएम आने के बाद हमारा मेन मोटिव अब क्या होना चाहिए, जो 3/5 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है हमने, कि हमने इसको 30 बनाना है। तो ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में भी हम सीख चुके हैं कि एलसीएम अगर मेरे पास 30 है तो 30 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। 5 से अगर 30 को डिवाइड करें, फटाफट अगर आप डिवाइड करते हैं तो फटाफट डिवाइड करेंगे, तो 5 को अगर 30 से डिवाइड करें तो मेरे पास आता है यहाँ पे 6। तो अगर मैं 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट बिकम्स 18/30, इट बिकम्स 18/30। नेक्स्ट 2/3, नेक्स्ट इज 2/3। अब मुझे 3 को 30 बनाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच बिकम्स 20/30, जो कि क्या बना, 20/30 बना। एंड नेक्स्ट वन इज आवर 1/6, नेक्स्ट वन इज 1/6, इस फ्रैक्शन को ले रहा हूं मैं, 1/6 दैट इज 5, अगेन 5, देन 5/30। तो ये जो हमारे पास अब फ्रैक्शंस आए, कौन कौन से फ्रैक्शन जो हमारे पास ये आए, 18/30 या 20/30 या फिर 5/30, ये जो भी हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहां पे हमारे पास 3/5 कन्वर्ट हो गया 18/30 में, 2/5 कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, 20/30 में, और 1/6 हमारा कन्वर्ट होता है
5/30 में। ना इट इज सिंपल कि हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सबसे छोटा न्यूमरेटर देखें तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5/30 सबसे छोटा होगा, फिर 18/30 एंड देन 20/30, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 5/30 किसका इक्विवेलेंट है 1/6, 18/30 इज 3/5, 20/30 इज 2/3। तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इस तरह से हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो, ये चीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमने इसको लिखना हो तो 20/3, 3/5, 1/6। यही सेम पैटर्न यूज होता है कंपैरिजन में भी, यही सेम पैटर्न आपका किस में यूज होगा, कंपैरिजन करने में भी। लेट्स सपोज कि अगर आपको बोला जाता है कि आप कंपेयर करिए, किसे कंपेयर करना है, 3/5 एंड 2/3 को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो यहां पर भी सेम मेथड आपका लगना चाहिए, सेम मेथड में, बट यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 3 नंबर्स थे बट यहां पे 2 नंबर है। तो पहला तरीका तो यही है, 5 और 3 का एलसीएम निकाले। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स आ जाए, ये दिमाग में याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स आ जाए या को प्राइम नंबर्स आ जाए तो उनका जो एलसीएम निकाला जाएगा वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। क्या कहा मैंने, जब भी फ्रैक्शनल में या रैशनल में डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाए आपके पास, या तो प्राइम नंबर आ जाए या को प्राइम नंबर आ जाए, तो उनका जो एलसीएम निकाला जाता है वो एलसीएम निकाला जाता है उनको मल्टीप्लाई करके। तो 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 15। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 15। तो 3/5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3/5 × 3 विच बिकम्स 9/15। बन गया जी 3/5 9/15। यहां पे अगर हम लिखे 2/3 × 5/5 इट बिकम्स 10/15। लो जी बन गया ये 10/15। दोनों को कंपेयर करो, कौन बड़ा दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे 10/15 आपके पास बड़ा आ रहा है, तो इट मीन्स 10/15 is greater than 9/15. So 10/15 means 2/3 is greater than 3/5. इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने चीज़ें पढ़े, तो 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी है, 3 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है। वो है जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कंपेयर कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो कैसे कंपेयर करना है, और जब ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे हम उसको करेंगे। इसके बारे में अभी हमने इस टॉपिक पे पढ़ लिया है। अब आगे जो हम करेंगे वो करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, पहले हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ सिंपल तरीके से, यानी कि इंटीजर्स का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालना है। देन आफ्टर उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल। तो अब हम डिस्कस करते हैं एलसीएम एचसीएफ और किस तरह से फ्रैक्शन का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ किसका, इंटीजर्स का, किस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। दो तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और काम का भी है, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होगा। तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर यहाँ पे हम समझते हैं। पहले इंटीजर्स, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की यहाँ पे बात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए हैं, वर्ड देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। कॉमन, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज हमारे पास होगी वहां पे कोई भी कॉमन, यानी कि जो सबके पास है उसे हम कॉमन कहेंगे। और फैक्टर हमारे पास क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर।
किसी भी तरह का रिमाइंडर छोड़े हुए वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, 10 है, तो 10 का फैक्टर कौन होगा, 10 का फैक्टर एक ऐसा नंबर होगा, यानी कि है तो बहुत से नंबर है, ऐसा नंबर जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जो 10 को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर का मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं, 5 2 10, इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, इट मींस 2 इज फैक्टर ऑफ 10, इसे हम फैक्टर कहते हैं। उसी तरह से अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10। और तीसरा 10 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10, यानी कि 10 भी क्या है, ये भी इसका फैक्टर है, 10 भी क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि ऐसा नंबर जो उस नंबर को, किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर, तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मल्टीपल का नंबर होगा व्हेन वी मल्टीप्लाइड एनी इंटीजर विद अ गिवन नंबर, किसी नंबर को हम किसी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, मल्टीपल्स मिलना शुरू होते हैं। मल्टीपल्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है, अब मैं 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो कितना आ गया, 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और वी कैन से दैट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल और फैक्टर इस तरह से चलता है। अब सवाल ये होगा कि हमारे पास अगर नंबर है तो हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि टेबल्स को लर्न करना है, टेबल याद होनी चाहिए। देखिए फैक्टर कैसे निकलेगा, मान लीजिए मेरे पास है 20, ना आई हैव टू फाइंड द 20, मैंने क्या करना है, 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि 20 को डिवाइड कौन कौन कर सकते हैं। हालांकि छोटा नंबर है, आप लोग सभी फटाफट निकाल सकते हो, बट निकालना कैसे, कैसे याद रखेंगे, हम देखेंगे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। देखिए सबसे पहले टेबल्स लर्न करिए, 10 किसके टेबल पे आता है, 2 इंटू 10 सॉरी 20 हो गया जी, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। लॉजिक समझना है, मैंने क्या लिखा, मैंने टेबल्स लिखे, मैंने वो टेबल्स लिखे जहां जहां मेरे पास 20 आता है, 2 10 द 20, 5 4 द 20। अब यहाँ पे टेबल्स में नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने टेबल्स में ये नंबर जो मैंने लिखे हैं ना, ये क्या है, ये आपका फैक्टर है, ये आपका क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, आपका फैक्टर है 20 का। इसी तरह से हम जो है और नंबर्स का फैक्टर निकाल सकते हैं, और फैक्टर का नंबर हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखना है, इस तरीके से हम जो है फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। और मल्टीपल के लिए क्या करना है, मल्टीपल आपसे पूछा जाता है कि 2 का मल्टीपल निकाले, अरे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ गया इसका मल्टीपल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए क्या आ गया, 6 आ गया इसका मल्टीपल। तो ये फैक्टर और मल्टीपल, ये चीज होता है। तो हम बात कर रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो फैक्टर्स के साथ साथ मैंने आपको मल्टीपल का लॉजिक यहाँ पे बता दिया कि मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फैक्टर क्या है, फैक्टर एक ऐसा नंबर है, एक जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, तो हम उसे क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बात की गई है यहाँ पे कॉमन वर्ड की, तो कॉमन जब भी बात की जाएगी तो वहां पे याद रखना 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी, या 2 से ज्यादा नंबर्स वहां पे हमारे पास हो सकते हैं। पहले हम 2 नंबर्स के लिए सीखेंगे, फिर हम आगे और नंबर्स के लिए सीखेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कीजिए तो मैंने कहा कि पहले मैं 2 नंबर्स लेता हूँ। 2 नंबर्स में कौन से ले रहा हूँ, 2 नंबर्स में ले लेता हूँ 135 एंड 225। अब ये क्वेश्चन कई लोगों को याद आ रहा होगा मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, हालांकि अभी वो सिलेबस में बिल्कुल डिलीटेड है, लेकिन मैं देख रहा था पीछे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट था, उसका मॉडल पेपर मैंने जब देखा तो उसमें ये क्वेश्चन था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 10th क्लास का पहला चैप्टर में था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि अभी डिलीटेड है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है। देखिए वहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट है, लेकिन उसके बेस पे जो क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना, वो डिलीट नहीं है। क्वेश्चन ना आपको कुछ भी आ सकता है, ये चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे 135 और 225 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का एक कोई ऐसा नंबर होगा
इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक ऐसा कोई नंबर होगा, एक कोई ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एक नंबर ऐसा होगा जो कंप्लीटली क्या करेगा, हाईएस्ट मतलब बड़े एक नंबर नहीं होंगे, होंगे तो ज्यादा, लेकिन बड़ा से बड़ा वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि 5 तो दोनों को कर रहा है, 5 स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन दोनों के लिए फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो बड़ा से बड़ा एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए, बिना किसी रिमाइंडर को दिए हुए वो उसको डिवाइड करेगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको ध्यान से समझना है। हमारे पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका जो होगा हमारा, पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो बेसिकली हम करते हैं। फर्स्ट मेथड इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, यहां पे लॉजिकली देखना है। मैंने लिखा यहां पे 135, इसे मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, और यहां लिखा मैंने 225, इसे भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब बहुत सी गलतियां यहाँ पे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। वो क्या गलती करते हैं कि हमने देख लिया यूनिट प्लेस पे 5 है तो फटाफट 5 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, जो कि क्या है, गलत है। एक तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने यहाँ पे यूज करना है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्त है कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे और अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स में आएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो हम देखेंगे कि दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 5 से होते हैं। लेकिन हमें चेक करना है कि 5 से पहले कोई एक ऐसा नंबर है जो जिससे ये डिवाइड होता है, तो वो है 3। 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 4 3 12, कैरी 1, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3, 3 1 3, 5 3 15, देन अगेन 3। दिस इज द प्राइम फैक्टर। यहां पे ऐसी गलती नहीं करना है कि 5 से हमने इसको डायरेक्टली डिवाइड करना शुरू कर दिया। यहां पर भी देखते हैं 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो अगेन 3, 7 3 21, कैरी 1 5, देन अगेन 3, 3 2 6, 5 3 15, देन नाउ 5 5 5 25, 5। तो यहां पे जो ऐसा लिखा जाता, जो बेसिक तरीके से लिखा जाता था, और 225 को लिखा जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। तो जो HCF हमने यहां पे लिखना है, जो HCF हमने लिखना है बेसिक तरीके से सिखाते थे, ठीक है। यहां देखिए 3, फिर यहां देखेंगे 3, ठीक है, फिर देखेंगे कौन है 5। कॉमन फैक्टर्स को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 3 15, 15 3 45, तो इसका HCF कौन आया? 45, ये है। लेकिन मैंने जिक्र किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, या जो आपका 10th क्लास में भी एक कंसेप्ट है, इन पॉइंट्स को जो हमने लिखा 135, इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है 3 बार। एक प्राइम नंबर क्या हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे इसके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम इसे क्या करते हैं? इसके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और 225 में अगर आप देखेंगे, यहां पे जो प्राइम नंबर है, देखिए इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो एक्चुअल में लिखने का जो पैटर्न है वो इस तरह से, आप चाहे ये भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये वाला गलत है या ये वाला सही है, सही दोनों है, बट ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। अब यहां पे क्या कहता है, देखिए पहला स्टेप बड़ा इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है? दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने और वहां से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। यहां पे देखिए कॉमन फैक्टर एक तो 3 है, दूसरा भी 3 और नेक्स्ट 5 है, ठीक है। अब दूसरा तरीके में मैंने क्या बोला कि जब भी मुझे यहां पे इनका HCF निकालना होगा, यहां पे क्या करना है? यहां पे देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है। कॉमन फैक्टर्स आपके पास 3 और 5 है। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 3 और 5 है।
बट कॉमन फैक्टर के साथ अब देखना है कि किस कॉमन फैक्टर के पावर, लोएस्ट पावर देखना है, सबसे छोटा पावर। जैसे कॉमन फैक्टर 3 और 5 है, अब 3 का सबसे कम पावर वाला टर्म कौन सा है, 3⁻², तो 2 लिख दिया। और यहाँ पे 5 की पावर सबसे कम कितनी है, 1, 5 की पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये चीज जो है, ये कंसेप्ट आपके 10th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड पेपर में भी यहाँ पे आते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन किया। एक मेथड तो आपका बिल्कुल यही है कि इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर करिए और इस तरह से आप क्या करिए, एचसीएफ को फाइंड आउट करिए कॉमन फैक्टर्स को देखकर। लेकिन 10th क्लास का अगर आप एग्जाम कर रहे हो बच्चा, एक 10th क्लास में अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पे आपको टॉपिक बताया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसके साथ यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बताया गया कि किस तरह से आपने एचसीएफ निकालना है। तो जब भी आपका कोई भी प्राइम नंबर आपका रिपीट हो रहा हो, तो पहले तो आप उसे उसके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, यहाँ पे जैसे ये क्या है। उसके बाद यहाँ देखिए कि कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको 3 और 5। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है, दोनों के पास देखिए 3 और 5 दोनों के पास है, लेकिन 3 और 5 लिखने के बाद आपने देखना है कि 3 सबसे कम कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो आपने वो 3 को लिख दिया 2 टाइम्स। फिर उसके बाद आपने देखा 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, सबसे कम बार कितने बार आ रहा है वो देखना है, 1 टाइम्स, तो वो लिखना है, और दोनों को प्रोडक्ट करिए, वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगला मेथड जो आता है वो आपका डिवीजन मेथड है, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन भी कहते हैं। हालांकि ये 10th क्लास में ये डिलीट हो चुका है। तो डिवीजन मेथड में क्या कहता है, अगला जो मेथड कहता है वो डिवीजन मेथड कहता है 135 एंड 225 का डिवीजन मेथड क्या कहता है। डिवीजन मेथड कहता है, इसे आप याद रख लीजिए, डिवीजन मेथड में कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसे देखिए। डिवीजन मेथड कहता है दोनों में बड़ा नंबर कौन है उसे देखिए। 225 इज ग्रेटर देन 135, डिवीजन मेथड इसे कहते हैं, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी था ये 225। अब क्या करना है आपने, जो बड़ा नंबर आया था उसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन मेथड में क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 135 इंटू 1 इज 135, क्योंकि 2 से तो ये बड़ा हो रहा है। डिवीजन करना आप सभी को आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 5 0, कैरी यहाँ पे चला जाएगा, कैरी यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी 90। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आया, 90। इट मीन्स 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90, यही होता है मेथड। अब क्या करना है, इसके बाद 90 जो हमारे पास रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर से जो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर था 135 को डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, हम तब तक इसे डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 45। इट मीन्स 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45। हालांकि ये सिलेबस में डिलीट है, काफियों को लग रहा होगा कि ये डिलीट है, लेकिन ये मेथड आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव में। और जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो प्रेफर ज़्यादातर डिवीजन मेथड लिया जाता है, तो इस बात को आपने याद रखना है। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर 45 आया, अभी भी 0 नहीं है, तो अब किसको डिवाइड करना है, 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा आपके पास, 135 और 225 का HCF किसके वजह से 0 आया, 45 की वजह से। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या रहेगा। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है, इसे फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए, डिवीजन मेथड में करना क्या है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि डिवीजन मेथड जो है, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो डिलीट है, 10th क्लास में वो डिलीट हो चुका है। बट डिवीजन मेथड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे पास नंबर कुछ ज्यादा बड़े हो जाए ना, तो वहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वहां पे हमें डिवीजन मेथड का ही यूज करना होता है। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो यहां पे आपको 225 को डिवाइड करना है 135, डिवाइड करेंगे 1, तो हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं, तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 90, यानी कि रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं आ रहा है। हमने डिवीजन मेथड कब तक चलाना है, डिवीजन मेथड हमने करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहां देखिए 90 आया, यानी कि हम 225 को हम लिख सकते हैं, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 135 × 1 प्लस 90।
अब 90 से किसको डिवाइड करेंगे हम? 135 को डिवाइड करेंगे। यहां पे आ गया 45, देखिए यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करें, कब तक करना है? जब तक 0 ना आए। यहां देखिए रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने 45 से किया। जब हमने किससे किया? 45 से किया। तो 90 कैन बी रिटन है 45 इंटू 2 प्लस 0. So it means HCF of 135 and 225 is equal to what? 45. ये तो था सिर्फ दो नंबर्स के लिए, ये तो था सिर्फ दो नंबर्स के लिए। अब अगर मेरे पास इससे ज्यादा नंबर हो जाए तब क्या करेंगे? तो इससे ज्यादा नंबर हो जाए तो करना कुछ नहीं है, यहां पे मैं एक दूसरा छोटा नंबर ले रहा हूं साथ में। 135 मैंने लिख दिया और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिखा होता 105। ठीक है, एक और नंबर क्या लिखा होता 105। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 105 से में से देखना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना, जिसको हम अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से था। अब ये तो आ गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी हम इसको कहते हैं। अब यहां पे बोला लीस्ट। लीस्ट जब वर्ड आता है तो छोटा, छोटा से छोटा एक ऐसा वैल्यू जो दोनों के टेबल में आता हो, यानी कि जो दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 3 and 7 लिख दिया। मान लीजिए मेरे पास नंबर कौन है? 3 and 7। अब मैंने क्या करना है? 3 and 7 का एलसीएम ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। लीस्ट का मतलब छोटा से छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों के ही टेबल में आ जाए, जो दोनों के टेबल में आता हो ऐसा मल्टीपल हमने ढूंढना है। तो वो कौन है? कौन है? ये तो प्राइम नंबर्स है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी प्राइम नंबर्स आपके पास आता है उसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम बन जाएगा। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास? 21 आया। और ये जो 21 है ये क्या है? आपका एलसीएम है किसका? 3 और 7 का। यानी कि ये 3 के टेबल में भी है और 7 के टेबल में। लीस्ट का मतलब छोटा, ये एक ऐसा छोटा वैल्यू है जो दोनों के टेबल में आता है, छोटा। हालांकि 3 के टेबल में 6, 12, 9, 18 ये आते हैं, लेकिन 7 के टेबल में और 3 के टेबल में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है? वो 21 है। इसे ही हम एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम में कैसे फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम भी दो तरह से फाइंड आउट होता है। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है इसमें भी डिवीजन मेथड। बट इसमें जो डिवीजन मेथड है वो वैसा डिवीजन नहीं है जैसा हम एचसीएफ में कर रहे थे, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्हीं नंबरों को अगर मैं लूं 135 एंड 225 नंबर्स को अगर मैं लूं, इसी नंबर्स को अगर मैं लूं, तो यहां पे आपने क्या ध्यान देना है? यहां पे ध्यान देना है, दोनों मेथड हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए 135 को प्राइम फैक्टराइज करना है और 225 को प्राइम फैक्टराइज करना है। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये मैं बार बार कह रहा हूं 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी ये पूछा जाता है। यहां पे फिर से 3 से करेंगे क्योंकि पिछले बार हम कर चुके हैं तो हमें लर्न होना चाहिए। 4, 5 अगेन 3 से करेंगे 15, अगेन 3 से करेंगे 5, 5 1 जा 5। अब यहां पे हम जब करेंगे, यहां पे किससे करेंगे? 3 से। अब यहां पे मैंने कहा 135 को रिपीटेड फॉर्म में है तो हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5, और 225 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आया। अब एलसीएम कैसे ढूंढना है? पहले तो ढूंढते हम, पहले 3 आ गया, लिख दिया जी 3 को। फिर दोबारा आई थिंक एक 3 मिस हो गया है, सॉरी। फिर लिख दिया 3 को। ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम, जरा ध्यान देना। मल्टीप्लाई, पहले कॉमन को देख लेते हैं, कौन है? 5। हुआ खत्म? नहीं हुआ। एलसीएम में क्या देखना होता है? पहले तो हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए।
कॉमन वाले फैक्टर्स को सभी को लिख दिए, लेकिन बाद में जो नॉन कॉमन बच रहे हैं हमारे पास, देखिए 3 यहाँ पे अकेला रह रहा है, 5 भी अकेला रह रहा है, इन्हें भी साथ में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हें भी साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले हमने देखा कि कॉमन कौन कौन थे, ठीक है, पहले हमने देखा कि कॉमन कौन कौन थे, लिख दिया। उसके बाद देखना है कि इसके अलावा कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स के अलावा कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो कौन थे, 3 और 5 एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहे हैं, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें 3 3 9 3 9 3 27 मल्टीप्लाई 25। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 175 का 5 कैरी रहेगा, बच्चा 17, 25 टू ज़ा 50, 50 प्लस 17 675, 670। तो ये इसका एलसीएम आया। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने कहा था वो क्या कहा था कि हम अगर 135 के फैक्टर्स को उसके पावर के फॉर्म में लिखे, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, 225 को अगर हम उसके पावर के फॉर्म में लिखे, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 लिखे, तो एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 135 और 225 का, वो निकाला जाएगा किस तरह से, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर एंड all the numbers, all the prime number, product of all the factor including in factorization। इनके सिवा अगर कोई और नंबर भी है जो फैक्टराइजेशन में इंक्लूड हुआ है, हालांकि कॉमन ना भी हो तो भी हम उसे करते हैं। तो 1 तो सभी का होता है, मैंने दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 लिखा। तो कितना आ जाएगा 675। तो ये दो चीजें आपने याद रखना है, एक तो एचसीएफ हमारा आया था 45 और दूसरा आया था एलसीएम, दिस इज 675। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जो डिवीजन मेथड होगा उसमें हमने क्या करना है, 135 और 225 को इस तरह से लिख लेना है, लिख दिया, जो हम आम तौर पर हम करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो पहले हम देखेंगे 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 4 5, 3 से करेंगे 7 5, अगेन फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, अब 5 से करेंगे, अब फिर 5 से करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। दोनों तरीके से आप करके देखिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये आपका डिवीजन मेथड कहलाता है एक्चुअल में। तो जो इससे पहले हमने किया वो आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आपका क्या है, डिवीजन मेथड। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं इनके बीच के रिलेशन की। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड द नंबर्स। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम कॉमा एचसीएफ एंड नंबर्स। ये क्या कहता है, मान लीजिए इफ यू हैव ए एंड बी आर द टू नंबर्स। मान लीजिए ए और बी आपके पास दो नंबर्स है। मैं ए और बी बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने एक 135 और 225 का लिया था, जिसका जो एचसीएफ आया था वो 45 था और जिसका जो एलसीएम आया था वो आपका 675 था। इसी से हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर्स है, ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्या कहता है रिलेशन कहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आई थिंक मैंने पहले वाले उसमें भी आपको मैंने बताया होगा। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, ए के प्लेस में अगर मैं 135 को ले लेता हूं, बी के प्लेस में मैं 225 को ले लेता हूं। ये मैं पिछले टॉपिक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम विद एग्जाम्पल हम डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 135
कॉमा 225 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 135 कॉमा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 225, ये इसके इक्वल रहता है, ये वेरिफिकेशन। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, 101% कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम इसको अगर वेरिफिकेशन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो हमारे पास एलसीएम है इंटू HCF है। तो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम कितना आया था हमारे पास 675 मल्टीप्लाई HCF अगर हम देखें 45, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इट विल बी इक्वल टू 135 इंटू 225। लेट्स चेक, चलिए चेक करते हैं क्या ये सेम आता है। 675 इंटू 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 कैरी टू 37 33 तो इट विल 30375, वेयर एज 225 इंटू 135 को अगर आप मल्टीप्लाई करें the result will be same। रिजल्ट क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लें। तो ये था आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम HCF एंड नंबर्स के बारे में, जहां से क्वेश्चन 101% आते हैं। तो ये तो था एलसीएम ऑफ इंटीजर्स एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट जो आपका जो मैंने कहा था कि जो आज हमने यहाँ पे करना है वो करना है कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालें। तो ये तो था हमारे पास इंटीजर्स का एलसीएम और HCF कैसे निकालना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शन का एलसीएम, किस तरह से हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, HCF निकालते हैं, सॉरी, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दिए हुए हैं, लेट्स सपोज छोटे नंबर ले रहा हूं 3/5, 2/7 या 1/3, ये कोई आपके पास फ्रैक्शन है। अब आपने इसके क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 3/5, 2/7 और 1/3 का। तो वो कैसे निकालेंगे आप? तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है? जो न्यूमरेटर है यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आप यहां देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 3, 2 एंड 1 का एलसीएम 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर 5, 7, 3, तीनों के तीनों नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर, तो कौन होगा? 1, क्या होगा? 6 इज द एलसीएम। 6 क्या रहेगा? इसका एलसीएम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहा आपके पास? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास बनता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आता है HCF ऑफ, लेट्स सपोज 3/5, 2/7, 1/3। वो क्या है? वो जो हमारे पास बनता है वो है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कहा मैंने? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसा रहेगा? देखिए HCF ऑफ न्यूमरेटर 3, 2 और 1 का HCF 1 होता है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5, 7, 3, इनका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 105, क्योंकि तीनों की तीनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट 105। तो ये क्या कहलाएगा आपका? दिस इज द HCF एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। यही चीज हमने डिस्कस करना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बेस पे आप बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में 101% है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास, हम फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं इस फॉर्म। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि किस तरह से फ्रैक्शन हो या चाहे रैशनल हो, उसको कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि किस तरह से हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एक तो हमने ये सीखा। कंडीशन उसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, या दोनों ही सेम ना हो तो क्या करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ इंटीजर्स का कैसे निकाला जाता है और उनके बीच का रिलेशन कैसा है, जो कि मैंने कहा कि आपको एग्जाम के पॉइंट्स भी अगर आप देखें वो इंपॉर्टेंट भी है 10th क्लास में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो यहाँ आज हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो आपके पास न्यूमरेटर है उसको, उसका एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कहीं को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो जैसे मेरे पास P अपॉन Q है, यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट को मैं आपको बता दूं, जो ऊपर लिखा होता है इसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपने ध्यान देना है। तो और दूसरा हमने किया था एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये चीजें आज के हमने इस क्लास में सीखे हैं और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में आप लोग को इसके साथ इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शंस को, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहां पे हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़े रहे हांडा सर क्लासेस के साथ। इसी के साथ थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।